सेंट्रल फोर्स जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसानी के साथ में पढ़ेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को कवर करेंगे और ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में सेंट्रल फोर्स कैसे काम करता है। आप लोगों ने इससे पहले मैकेनिक्स 01, 2, 3, 4 आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके इसे विजिट कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे उसके नोट्स futurecourse.in पर अवेलेबल हैं, आप जाकर के वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बेसिकली एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन एफ इज द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अगर हमारे पास जो एफ है वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, कर्ल आर, जहां पर ये यहाँ पे एक नोट लिखा होना चाहिए, हियर आर इज पोजीशन वेक्टर, आर इज पोजीशन वेक्टर, है ना, या पोजीशन, ठीक है। देन कर्ल आर इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 एंड ऑल। तो इसका ऑप्शन ऑल हो जाएगा। तो याद रखिए जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, है ना, जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, है ना, सबसे पहला नोट क्या है, ये क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। सेंट्रल फोर्स का जो कर्ल होता है ना, जो कर्ल होता है, कर्ल एफ, वो क्या होता है, 0 होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और कर्ल को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, आई जे के, है ना, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर इस एफ की वैल्यू एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड, इसको फाइंड करके हम लोग निकालते हैं, और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, पहली बात। अब सर यहाँ पर दिया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैकेनिक्स 01 में। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से फोर्स है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, आपका, है ना, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके एग्जाम में आता है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये कौन से हैं, ये आपका है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। दूसरा है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, और एक और याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये तीन फोर्स जो है आपके क्या है, ये आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंजर्वेटिव फोर्स है इन्हें ही हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा वो सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। कब है, जब उसका कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 हो, और कर्ल आर, जहां पर आर क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ए साइन थीटा जे कैप प्लस का ए कॉस थीटा, है ना, आई कैप, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहे, या फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप से भी हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ये सभी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन एक और आता है ना, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड ऑन। तो जो सेंट्रल फोर्स होता है क्या वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, पहला ऑप्शन होगा पोजीशन, है ना, या इसे पाथ भी बोल सकते हैं ना, इसे पाथ भी लिख सकते हैं ना, बी लिखेंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू पाथ, है ना, सी बोथ, और डी एन ओ टी, डी एन ओ टी, ठीक है। तो याद रखिए ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, याद रखिए। अब जो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, है ना, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर बेस्ड होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर बेस्ड होगा। अगर हम साइक्लिक वर्क डन करा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं और बी से ए आ रहे हैं, तो इसका वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव है, बात याद रखिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है कि नहीं। तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके ऊपर क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, सोचिए, इससे ऊपर क्या ही आ सकता है।
तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता है मेरे हिसाब से, तो है ना। अब सेंट्रल फोर्स से एक और क्वेश्चन आता है अच्छा सा, है ना, वो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। तो सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है ना। ये नोट्स जो मैं ये सब मैंने हाथ में पकड़ रखे हैं ना, ये आपको मैं futuregoals.in पे डाल दूंगा, वहाँ पे डाउनलोड में प्रैक्टिस शीट पड़ी होगी, वहाँ पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं, अभी याद रखिए, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ क्वेश्चन है व्हेन पार्टिकल मूव्स, है ना, पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स, है ना, अंडर सेंट्रल फोर्स देन व्हिच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड, है ना। पहला ऑप्शन है ना, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बी है मास कंजर्व्ड, है ना, मास कंजर्व्ड, ठीक है। सी है एरियल वेलोसिटी कंजर्व्ड, एंड डी है ना, फिक्स्ड प्लेन या प्लेन ऑफ मोशन या फिक्स्ड, यानी तो फिक्स्ड प्लेन ऑफ मोशन कंजर्व्ड, है ना, इसी में होना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा सा आंसर है, याद रखिए, व्हेन पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, है ना, सेंट्रल फोर्स के अंडर में मोशन कर रहा हो, तो याद रखिए उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मास कंजर्व नहीं रहता है, एरियल वेलोसिटी भी कंजर्व रहती है, और प्लेन ऑफ मोशन कंजर्व रहता है। यहाँ पे आता है सर एरियल वेलोसिटी क्या होती है। हमारे पास सन है, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट ऐसे अपनी फिक्स ऑर्बिट में लगातार रोटेट हो रहे हैं। तो इस सन के अराउंड में मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लैनेट है ना, टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ना, टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। इस टी टाइम में जितना ये एरिया स्वेप्ट करता है उसे हम उस प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये dA अपॉन dt इज इक्वल टू होता है L अपॉन 2m। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, ये मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, है ना। विच फॉर्मूला करेक्ट फॉर एरियल वेलोसिटी, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन ए रहेगा आपका dA अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन 2, तो मैंने आपको बता दिया। बी रहेगा आपका dA अपॉन dt इज इक्वल टू, है ना, RV, है ना, V इंटू आर। सी रहेगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और डी रहेगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो याद रखिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो याद रखिए कि dA अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका एरियल वेलोसिटी का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो ये हमारे सेंट्रल फोर्स के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हो गए जो आपके एग्जाम में ऐसे ही आपको दिख जाते हैं। तो इनको हमें ऐसे ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा ना लेकर के सिंपल तरीके से पढ़ते रहिए, है ना। 2 क्लास में आपका पूरा मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगा, 2 क्लास में आपका पूरा मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगा। 2 क्लास और बची है मैकेनिक्स की बस। इसके बाद में अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है ग्रेविटेशन, है ना। हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ग्रेविटेशन में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्रेविटेशन किस पर काम करता है। 2 मास के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको कुछ नोट्स याद रखने हैं, नोट में क्या याद रखना है ये भी समझने वाली बात है। जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज दी हुई कोई भी,
इनके पास कोई भी मास दिया है, तो ये सब आएगा नहीं आपके एग्जाम में, फिर भी समझना जरूरी है। 2 मास दिए हैं, इनके बीच डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस r हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा Gm1m2/r²। ये आपका कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है इतनी बात है? ग्रेविटेशनल फोर्स में 3 चीज़ें आपको याद रखनी, शायद आपसे पूछ ले, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम यह भी याद रखेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास प्रोटॉन है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, और प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, हालांकि दोनों फोर्स जो होते हैं, दोनों फोर्स कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, दोनों के दोनों फोर्स कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, Q1/Q2/r², दोनों के दोनों कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, CF है दोनों के दोनों। और इन दोनों का रेशियो, इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना होता है? किसी को पता है? तो याद रखिए, दोनों का रेशियो 10⁻43 होता है। यहाँ पर ये रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए है ना 10⁻39 होता है, और यहाँ पे ये रेशियो Fe/Fg = 10⁻36 होता है। एक सीक्वेंस याद रखिए 43, 39, 36, काम खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। सोचिए कि एक हमारे पास बॉडी है ना, उस बॉडी में 3 मास हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m3 है। इन पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमने मान लिया कि दोनों सभी के मास इक्वल है, ये ट्राइंगल शेप में है और इनका एंगल 60 डिग्री है, इनका एंगल 60 डिग्री है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं हम लोग। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करें तो उनका रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, अगर 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट R = ये F1 है, ये F2 है, तो F1 + F2 हो जाता है। अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करें तो उनका रिजल्टेंट F1 - F2 हो जाता है। अगर किसी एंगल पर काम करें तो उनका रिजल्टेंट R = F1² + का F2² + का 2F1 F2 एंड cos थीटा होता है। ये सभी बच्चों वाली बातें हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर वही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं कुछ केस बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि 2 फोर्स हैं, ऐसे लग रहे हैं एक दूसरे पे थीटा 60 एंगल पे, और यहाँ पर ये मास m है। देखिए सब मास m है और इसकी डिस्टेंस r है, इसकी डिस्टेंस भी r है, इसकी डिस्टेंस भी r है। अगर ये r है तो F1 F2 इक्वल होंगे, F1 F2 F3 इक्वल होंगे। तो F1 = F2 यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है उसको F1 ले लीजिए, यहाँ पे लगने वाला फोर्स है F2 ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा? Gm²/r²। ये हो जाएगा दोनों फोर्स की वैल्यू, दोनों फोर्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे एक रिजल्टेंट बनेगा, इसकी वैल्यू में निकालनी है। जब 2 फोर्स इक्वल हों, है ना, तो उन पे लगने वाला रिजल्टेंट R = होता है 2F cos θ/2। ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ लगा दीजिए, बस हो गया काम हमारा। तो ये कितना हो जाएगा? F = 2F × cos 60 दिया है, इसका हाफ करेंगे 30 हो जाएगा। 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, 2। ये हो जाएगा Gm²/r² इंटू इसकी वैल्यू √3/2 है ना, ये काट दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? √3 Gm²/r²। हालांकि इन सभी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाएंगे। एक और क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में, झारखंड पीजीटी के में, है ना, आप लोगों ने देखा होगा शायद, है ना। अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर 4 बॉडीज़ रखी हुई है, 4 मास रखे हुए हैं, सबके सभी इक्वल हैं, सेम है ना, सबके सब सेम है, तो उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो होगा Gm²/r², यहाँ होगा √2 + 1/2। तो इस तरह से हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, और याद रखने के साथ में हमें ये भी याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इजी वे में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, फटाफट क्वेश्चन लगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है r,
एक दूसरा इतने ही रेडियस का मास ये m है और इसकी भी रेडियस r है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो हम लोग ये सोच लेते हैं, पहले ऑप्शन में होता है फोर्स जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पर यही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगने वाला फोर्स जो है r⁴ में जाएगा, क्योंकि दोनों कैसी बॉडीज़ हैं, इक्वल बॉडी है और इक्वल डेंसिटी की हैं, है ना। तो यहाँ पर लगेगा F इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, G, m1 कितना हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू रो, m इज इक्वल टू v इंटू डी होता है ना, इंटू 4/3 πr³ इंटू रो, अपॉन में r और r 2r हो जाएगा तो रहेगा 4r², इस स्क्वायर से अलग काटी, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 और 3 मिलकर के 4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, इस तरह से हमें पढ़ना है। आप वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आप वो एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन को देखना है और खट से आंसर देना है ना। जब आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर देंगे तब आपका टैलेंट है, और अगर बिना देखे आप आंसर लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं बचेगा, करेंगे कैसे? तो ये हमारा हो गया फोर्स के बारे में। अब हम लोग डिफरेंट टाइप की फील्ड के बारे में आते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप की फील्ड्स के बारे में आते हैं। भाई फील्ड्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो फील्ड्स को फाइंड करने के लिए कई तरीके हैं, मैं कई तरीके यूज़ ना करके मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा और फटाफट क्वेश्चंस लग जाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट काम क्वेश्चन लगाना है हमारा, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट काम क्वेश्चन लगाना है। अगर हम लोगों ने क्वेश्चंस लगा लिए तो अच्छी बात है, और नहीं लगा पाए तो ये हम लोग की प्रॉब्लम है। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग को पढ़नी है ना, GF नाम अच्छा बन गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंट टाइप की शेप याद रखनी है हमको। अब जब डिफरेंट टाइप की शेप आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं? सोचिए अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड I की वैल्यू पता है -G⁻r² होती है, माइनस ये शो करता है कि बॉडी जो है हैवी बॉडी है और किसी को खींच रही है, अगर उस पर फोर्स लगा के दूर भेज रही है तो प्लस लग जाता है यहाँ पे, है ना। पर हम लोग इसे प्लस मान के चलेंगे, माइनस कई बुक्स में माइनस लगा है, कई जगह पे प्लस भी लगा हुआ है, तो माइनस ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट को वो खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, और इसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक और रिलेशन याद रखिए, एक और रिलेशन याद रखना है, F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू Gm/r² अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हो। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है ना, यहाँ पे हमने सेंटर ऑब्जेक्ट रख दिया m, और ये हमारा हो गया me, इनके बीच डिस्टेंस है re, तो यहाँ से m और m कटेगा तो हो जाएगा Gre² इज इक्वल टू Gme। ये सब आप पढ़ चुके मुझे पता है, फिर भी याद रखिए, काम आएगा अभी। सोचिए कि आपके पास में एक शेप है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मास रख दिया मैंने m, यहाँ पे मैंने मास रख दिया एक m, यहाँ पे मैंने मास रख दिया एक m। इसके सेंटर पर लगने वाला टोटल इंटेंसिटी कितना होगा? याद रखिए 0 होगा, ठीक है। एक हमारे पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, इक्वल रेडियस का है और इक्वल मास हमने यहाँ पे रख दिया है ना। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी, यहाँ पर लगने वाली जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। अगर इंटेंसिटी 0 तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, है ना। कौन सा फोर्स 0 होगा? भाई अगर यहाँ पर m मास जगह पर हम लोग q चार्ज रख दें तो भी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, याद रखिए। अब इसकी जगह पर कोई भी शेप ले लीजिए आप, पेंटागन ले लीजिए, हेक्सागन ले लीजिए, बस इतना याद रखिए कि इस वाले जहाँ पर से मास रखा गया है उससे उसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे लगने वाली इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। एक रिंग ले लीजिए, ये रिंग है हमारे पास, रिंग के सेंटर पर लगने वाली इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अगर यही रिंग है ना, यही रिंग कैसी हो सॉलिड हो, है ना, सॉलिड हो, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले अगर ये हमारे पास रिंग है और इस रिंग की एक्सेस से इस वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालनी है, I निकालनी है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखिए, है ना। Gm/r, ये इसका रेडियस है, r² + x² की पावर 3/2, और ये डिस्टेंस x,
ठीक है, ये डिस्टेंस x। अगर आप x को जीरो कर रहे हैं, x को जीरो कर रहे हैं, तो इस सेंटर पे आके देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये I जीरो कर देगा, जीरो कर देगा ना। बट अगर यही सॉलिड हो, है ना, अगर यही सॉलिड हो, है ना, सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, है ना, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है ना, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सभी जीरो होते हैं इसके अंदर। और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना चाह रहे हैं और अंदर निकालना चाह रहे हैं, तो इस वाले फॉर्मूले के इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो होती है जी एम बाई आर क्यूब, है ना, Gm/r³ और इनटू में रहता है x। अब इस r³ की जगह पर r² प्लस x² रहता है, बट यहाँ पर r³ रहेगा, क्योंकि जैसे हम अंदर आना स्टार्ट करेंगे वैसे ही फील्ड एक्टिव में काम करेगी, है ना। मैं भी इसको समझाता हूँ ध्यान से, है ना। पहले हम लोग इतनी चीज़ें समझ लें, फिर उसके आगे हम लोग वहाँ चलेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हर टाइप के क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस ही हैं, ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम में आए, कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, है ना। आपको लग रहा होगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे, नहीं। ये एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, कैसा है ये, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर की यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है ना, और इस रेडियस से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूला है Gm बाई इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हमने कहा सर ये h है हमारे पास, और टोटल हम इसको r मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे अभी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए re, ठीक है। जैसे मैं इसको x मानिए, अदरवाइज आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए re ले लो, ठीक है, रेडियस अर्थ ले लेते हैं ना। Gm बाई कितना हो जाएगा, re प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमारी फील्ड हो जाएगी। जैसे ही हम h को कम करते करते यहाँ पर आएंगे, सरफेस पे आएंगे, I सरफेस इज इक्वल टू Gm बाई re² हो जाएगी। और जैसे ही हम अंदर जाने लगेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे मान लो, है ना, तो इससे x डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, I इनसाइड, है ना, I इनसाइड कितना हो जाएगा, Gm, है ना, ये वाला x अपॉन में ये वाला re का क्यूब, ये हमारा हो जाएगा ऐसे। इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए कभी कभी आपसे पूछ लेगा विच ग्राफ करेक्ट फॉर दिस वैल्यू। तो याद रखिए कि इसके लिए ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ये आपका ग्राफ है, हो सकता है ग्राफ दो तरीके से बना दे, ऐसे बना दे, तो ये आपकी I हो जाएगी और ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेंटर पर, है ना, अर्थ के सेंटर पर, है ना, सेंटर ऑफ अर्थ I विल बी ज़ीरो, है ना, I क्या होगा, ज़ीरो होगा, याद रखिए। आगे चलते हैं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आगे की बातें तो बहुत ही अच्छी हैं, वो तो आपको और अच्छी तरह से आ जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी वहाँ पे। तो ठीक है, अब समझिए, आपने फील्ड देख ली, है ना। फील्ड से इंपॉर्टेंट पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल से भी बहुत से जो क्वेश्चंस आते हैं। मानिए एक पॉइंट चार्ज है ना, चार्ज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत याद आ रही है, अभी क्लास लेके आया हूँ, है ना। तो एक पॉइंट मास है m, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा माइनस का Gm/r, अगर ये डिस्टेंस r है, ठीक है, क्लियर है। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर के अंदर v क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। पोटेंशियल कौन सा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी सरफेस के अंदर कांस्टेंट रहता है, बट याद रखिए, अगर ये स्फीयर सॉलिड है तो इसमें वैल्यू में वेरिएंस होगा, और वो वेरिएंस यहाँ पर बदलेगा, किस में बदलेगा, v इज इक्वल टू माइनस Gm/re³, क्योंकि हम लोगों ने इसको re लिया था, है ना, re लिया था, re³ और ये हो जाएगा 3re² माइनस का x²। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलने पर जो डिस्टेंस लेंगे x, वो डिस्टेंस है। ये आपका पोटेंशियल है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो याद रखिएगा, जोश में आकर के कांस्टेंट मत लगा दीजिएगा, कांस्टेंट नहीं होता है।
है ना। अगर हॉलो स्फीयर हो, है ना, अगर हॉलो स्फीयर है ना, अगर हॉलो स्फीयर है तो उसके लिए आई 0 हो जाएगा और आपका वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कौन सा है, ये IgVg है, ग्रेविटेशनल है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है हॉलो स्फीयर के लिए, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो 0 होती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, वैसे ही पोटेंशियल भी कौन सा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है ना। रिलेट करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। रिलेट करके पढ़ना है, हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं एक नए टॉपिक के पास, है ना। अब वो नया टॉपिक क्या है, देखिए आपके सिलेबस में, है ना, जो सिलेबस आपका गिवन है उस सिलेबस में सिर्फ सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है, कैपलर्स लॉ दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो कैपलर्स लॉ पर 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, बढ़िया से हैं, इंपॉर्टेंट से हैं, है ना। तो कैपलर्स लॉ पर, है ना, पहला आता है कैपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे काम करता है, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे काम करता है ना। तो कैपलर का, है ना, सेकंड लॉ ऑफ कैपलर, सेकंड लॉ ऑफ कैपलर बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नहीं है, बेस्ड ऑन, है ना। चलो क्वेश्चन आ देता हूं, ए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बी है ना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सी है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी, और डी है मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन, ठीक है। क्लियर हुआ, तो याद रखिए इस पर है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन रहता है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू। तो इसमें आपको ये याद रखना है ना, पहला रहेगा आपका T² प्रोपोर्शनल टू R³, B T² इज इक्वल टू R² प्रोपोर्शनल टू, C T² प्रोपोर्शनल टू 1/R³, और D रहता है ऑल, ठीक है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ये कैपलर्स लॉ पर रिलेटेड क्वेश्चंस है। कैपलर लॉ के लिए याद रखिए dA/dt जो होता है ना, dA/dt से हम क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कहते हैं। इस एरियल जो वेलोसिटी होती है ना, जब चीज़ें होती हैं ये वाली ना, तो एरियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, कंजर्व्ड रहती है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, क्या होता है, L/2m होता है, या फिर J/2m भी लिखा मिल सकता है आपको, V1R1 या VR होता है, या फिर R² ओमेगा होता है। ये सभी इसके फॉर्मूले हैं, याद रखने वाली बातें, बहुत ही ईजी, कुछ नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, है ना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा, कैपलर के सेकंड लॉ से एक और अच्छा सा क्वेश्चन आता है, वो भी मैं करा देता हूँ आपको, जिससे आप उन क्वेश्चन को भी कर लो, जिससे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका लेवल आप इंक्रीज कर सको और समझ सको कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्या। सोचिए अगर 2 प्लैनेट दिए हों, दोनों की रेडियस दी हो, तो उनके रेडियस की वैल्यू को हाफ करके आप कैपलर्स के लॉ को यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज करिए ये एक प्लैनेट की रेडियस R1 है और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा भी घूम रहा है ऐसे करके, इसकी R2 है। तो यहाँ पर जो हम R निकालेंगे तो T² प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2/2 का क्यूब। याद रखिए ऐसे करके भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट ना होते हुए ध्यान में रखकर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। ये हमारा सन है, इस सन के अराउंड एक प्लैनेट है, यहाँ पे ऐसे से घूम रहा है ना। तो इस ऑर्बिट में, है ना, इस ऑर्बिट में घूमने वाला जो प्लैनेट होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सबसे पहला क्या होगा, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ए ऑप्शन मास, बी ऑप्शन वेलोसिटी, जो मैंने वेलोसिटी लिख दिया है ना, ये हो जाएगा मोमेंटम, सी हो जाएगा एनर्जी,
एनर्जी डी हो जाएगा आपका NOT, है ना। याद रखिए क्या हो जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, दो प्लैनेट दिए हुए हैं, एक का मास जो है M1 है, दूसरे का M2 है। तो क्या होगा कि पूछेगा कि अगर हम मास को ट्रिपल कर दें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या होगा, रिमेन्स सेम रहेगी या नो चेंज रहेगा, याद रखिएगा, है ना। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे आती है भाई, अब हम अर्थ की बात ले रहे हैं ना। अर्थ हमारे पास है, हमारी प्यारी सी अर्थ है, इसके अराउंड एक प्लैनेट घूम रहा है ऐसे करके, है ना, एक सैटेलाइट घूम रहा है, सॉरी, है ना, सैटेलाइट घूम रहा है इसके अराउंड। ये अर्थ है, इसकी रेडियस RE है। इससे h ऊंचाई पर एक सैटेलाइट है जो घूम रहा है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी VO है। इसे घूमने के लिए जो ये फोर्स मिलेगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी सेंट्रीपिटल कितनी होगी, mv0 स्क्वायर बाई r की वैल्यू क्या मतलब है, इसका r का मतलब है RE + H, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझते जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है। मास पे इंडिपेंडेंट रहता है, अभी कट जाएगी वैल्यू भाई। यहाँ पर ME है इसके, तो ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही इक्वल होगा वैसे देखो क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिलने वाला है mv0 स्क्वायर बाई r का मतलब RE + H इज इक्वल टू GMEm बाई RE प्लस का H का होल स्क्वायर। M से मुझे उड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे कहीं M दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कैसे वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर से वैल्यू उड़ जाएगी। तो V0 इज इक्वल टू √GME अपॉन में RE + H, ठीक है। थोड़ी देर पहले अगर आप चीज़ों को याद कर पा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि GRE स्क्वायर इज इक्वल टू GME मैंने बताया था आपको। ये वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, हालांकि हमें यहाँ पे रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दो प्लैनेट का हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो याद रखिए V0 प्रोपोर्शनल टू है ना प्लैनेट मास। जिस प्लैनेट की रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं उस प्लैनेट के मास पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है ना। प्रोपोर्शनल टू 1/RE + H, ये दो बातें याद रखनी है, एक क्वेश्चन में नहीं है इसको, ठीक है। अगर हम लोग प्लैनेट अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो कितनी आएगी, वो हमारे पास आने वाली है V0 इज इक्वल टू GRE स्क्वायर आएगा यहाँ से हम RE कॉमन करेंगे, अपॉन में 1 + H/RE पे जाएंगे और अंडर रूट लगा देंगे। ये हमारी वैल्यू है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। V0 इज इक्वल टू √GRE अपॉन में 1 + H/RE, है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से। जब आप पेपर देख करके वापस आएंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, अब देखिएगा तब आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना है। सोचिए कि हम h इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, है ना, h इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम अर्थ की सरफेस पर भी है, अर्थ की सरफेस पर है तो h की वैल्यू तो 0 हो गई। जब ये 0 हो जाएगा और 0/1 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो इसको हमें दूर रहना है इस चीज़ से, है ना, इस चीज़ से हमें दूर रहना है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर H/RE टेंस टू 0 हो, H/RE टेंस टू 0 हो तो V0 इज इक्वल टू √GRE होता है और इसकी वैल्यू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली बात, ठीक है। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 2, H इज इक्वल टू 2RE ऊंचाई पर जाने पर, प्लैनेट अर्थ से 2RE ऊंचाई पर जाने पर कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी या होगी, याद रखिए। तो कैसे निकालेंगे, V0 इज इक्वल टू √
यहाँ हुआ GRE अपॉन में हमने क्या किया 2RE, यहाँ पे रखेंगे 2RE, RE से RE कटेगा 2 1 3 हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 7.92 है, अपॉन में √3 की वैल्यू रख करके आंसर निकाल के सॉल्व कर दीजिए। इससे इजी मेथड कुछ है ही नहीं, इससे इजी मेथड। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला KGF फॉर्मूला है, ठीक है। मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, कुछ इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अब आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ ली है, इसी के साथ में आप पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, तो बहुत ही चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है भाई, हमारे पास ये अर्थ है, इस अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस फील्ड के बाहर से फेंकने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी, तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। कितनी होती है GME/RE+H, ठीक है। इसी के बराबर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। देने के लिए हम जब एनर्जी देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होकर के जाएगी यहाँ पर, या नेट एनर्जी को हमें जीरो बना दो, यहाँ पर माइनस लगा के बराबर जीरो कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो M से M उड़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, जैसे आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वैसे ही एस्केप वेलोसिटी भी मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पहला क्वेश्चन M से उड़ा दिया हमने, तो हमारे पास VE आया, कितना आया हमारे पास GME अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हो जाएगा RE+H √ में। अगर हम लोग प्लैनेट अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला VE प्रोपोर्शनल टू ME अपॉन में 1/RE बनेगा। बट अगर हम लोग प्लैनेट अर्थ की बात कर रहे हैं तो GME की जगह पर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा V = GRE²2, यहाँ पर हो जाए कितना, तो यहाँ पर ये वाली भी वैल्यू उठाएंगे हम, यहाँ बचेगा 1+H/RE। कैसे, यहाँ से हमने RE कॉमन किया तो ये हो गया कितना, H/RE, ये इतना हो गया हमारे पास, इसका रूट लगा दीजिए। अगर क्या हो H/RE टेंस टू 0 हो तो यहाँ पर VE की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है, ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ठीक है। जो सैटेलाइट घूमता है उसका वेलोसिटी इतना होता है। और VE = कितना हो गया, √ यहाँ पे लगाइए 2, है ना, यहाँ पे लगाइए 2 और मल्टीप्लाई करिए VO से। देखिए यहाँ पे VO कितना, इतना है कि नहीं है, ये हो गया हमारा VO, ये हमारा हो गया VO। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है। जब आप पार्टिकल को या प्लैनेट को या ऑब्जेक्ट को या सैटेलाइट को एस्केप कराना चाहते हैं, है ना, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन मुझे याद आ गया, मैं करा देता हूँ खट से आपको, तो मजा आ जाए आपको भी, दिल के गुर्दे आपके खुश हो जाएं। क्वेश्चन एक है अच्छा सा, है ना, क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है θ = 90 डिग्री पर, है ना, एस्केप वेलोसिटी, है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। जब, है ना, जब θ = 45 डिग्री कर दें, है ना, कर दें तो एस्केप एनर्जी होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी, है ना, एस्केप वेलोसिटी होगी। पहला ऑप्शन 11.2 √2, बी ऑप्शन 11.2/√2, सी ऑप्शन 7.92 √2 और डी ऑप्शन 7.92/√2 ऑप्शन। तो याद रखिए एक ई ऑप्शन होगा NOT, तो ये आपका ऑप्शन NOT होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्टेड एंगल होता है VE प्रोपोर्शनल प्रोजेक्टेड एंगल, है ना, प्रोजेक्टेड एंगल की पावर 0, मतलब जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है, जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है वो एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लगाने के तरीके, इनकी वैल्यूज़, हर एक तरीका पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में बहुत ही तरह से क्वेश्चंस को मार्क कर पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमारे पास दोनों तरीके आ चुके हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हेल्दी फील हो, है ना, थोड़ा सा हेल्दी फील करें आप। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले अवेलेबल रहेंगे। पहले तो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं एग्जाम में हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला है VE = √2GRE अपॉन में 1 + H/RE और VO = √GRE अपॉन में 1 + H/RE।
दोनों का अगर रेशियो निकालें तो कुछ वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू कट जाएगी, है ना, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन ये रहेगा H इज इक्वल टू 4R, है ना, H इज इक्वल टू 4R E जाने पर, है ना, पहले VO कितना हो जाएगा, VO कितना हो जाएगा, और H इज इक्वल टू 6R जाने पर VE कितना हो जाएगा, और दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसे ना लिखूँ तो 4R पर जाएंगे, है ना, पहले VO निकालना है, 4R पर गए, R कटा, 4 1 4 1 5 हो गया, तो कितना आया, GRE/5 आ गया अंडर रूट में। यहाँ पर 6 गए हैं, 6 एक 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/7 GRE हो जाएगा रूट में। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो VO/VE इज इक्वल टू 1 अंडर रूट लगाइए 1/5 इंटू 7/2, ठीक है, कितना आएगा, 7/10 आ जाएगा रूट में। तो VE इज इक्वल टू 10/7 अंडर रूट इंटू VO। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बहुत ही इजी में बताया। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास प्लैनेट अर्थ है, इस अर्थ से h ऊंचाई पर हमने एक पार्टिकल को फेंका, है ना, एक मास को फेंका, वो यहाँ पर जाता है, तो इस वाले पॉइंट पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी -GME/RE, और यहाँ पहुँच के इसके पास जो एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, -GMEM/RE + H, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी एनर्जी लगी, कितनी एनर्जी इसको लगी ये बताना है हमें, है ना। तो कितनी एनर्जी का चेंज हुआ या कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिससे वो इतनी ऊंचाई पे पहुँच सके। अब ऐसे आप लगाएंगे तो क्वेश्चन लगा तो देंगे, है ना, पर 2 घंटे खा जाएंगे। ऐसे नहीं लगाना है हम लोगों को, ठीक है, ऐसे लगाना है। यहाँ से यहाँ तक गया है पार्टिकल, है ना, दिख रहा है ना सही से, है ना, UH UG, यू ग्राउंड पे कितना है, -GMEM/RE, और जब UH पे गया तो कितना हो गया, GMEM/RE + H, इतना हो गया, ठीक है। तो कैसे लगाना है, डेल्टा U निकालना है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू mgh अपॉन में 1 + h/RE। ये आपका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने पर यही फॉर्मूला आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए हमारे पास होगा कि 4 kg के, है ना, मास को, है ना, मास को, है ना, H इज इक्वल टू 4RE इतनी दूरी पर फेंकने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, या m मास को, है ना, यहाँ पर m kg का मास ले लीजिए, m kg के मास को H इज इक्वल टू 4RE पर फेंकने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो कैसे लगाएंगे, H इज इक्वल टू 4R दिया हुआ है, यार को 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mgh/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर H की जगह पर H ना दे करके R दे तो H की जगह पर आपको 4R रखना पड़ेगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 4/5 mgRE। ऐसे करके दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। या फिर अगर ऐसा नहीं दिया है तो ऐसे भी आ सकता है कि H इज इक्वल टू RE/2 हाइट पर फेंकने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो mgRE/2 इंटू, देखो H की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, और H की वैल्यू कितनी RE/2 रखनी है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा mgRE, 2 यहाँ पे 2 कटेगा, कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका डेल्टा U हो गया। अच्छा, यहाँ पर खुश होने वाली बात कोई अभी नहीं है, क्यों, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक जब फेंका होगा इसने तो इसकी उस वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की भी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा U हमारे पास कितना आया है, वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो mgh/1 + h/RE, m से बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh अपॉन में 1 + h/RE। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। किसके लिए है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका किसके लिए है, ये फॉर्मूला है आपका, है ना, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अगर आपसे कोई पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। अब कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, देखो समझो मेरी बात को। तो अगर यहाँ से हटाएं तो ये रूट में आ जाएगा, H इज इक्वल टू
H इज इक्वल टू, है ना, 3RE पर पार्टिकल को थ्रो करना है, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ पे रखो वैल्यू 3R, R से R कटेगा 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, दो काटो, या इसको यहाँ पर कर लो, कितना बोलो 7R, है ना, तो कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू √2GH अपॉन में 7R रखा मैंने, 7 7 कट, R कट गया, 7 8 हो गया, ये काटो 4 हो गया, अभी कितना हो गया 4, 1/2 √GH, H की वैल्यू कितनी 7RE, तो कितना हो जाएगा √7/2 √GRE इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप क्वेश्चन को इजी करने के लिए GR की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी होती है, क्या पता है आपको, बिल्कुल पता होनी चाहिए, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अब इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये साइड वाला दिख रहा है आप लोगों को, सब कुछ दिख रहा है ना, बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम बहुत ही इजी बना सकते हैं, है ना, बहुत ही इजी, मतलब एक इजी एक महा इजी बना सकते हैं भाई। अच्छा, अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल बोल रहा हूँ एक हमारे पास सैटेलाइट है ना, एक सैटेलाइट हमारे पास है ना, उस सैटेलाइट को, है ना, ऑर्बिटल बता दे रहा हूँ, देखो कितनी गंदी बात बोल दी मैंने, है ना। एक सैटेलाइट है हमारे पास में, थोड़ा सा इसको भी पानी पिला देता हूँ। एक हमारे पास सैटेलाइट है और सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रहा है भाई, ठीक है, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 12 mv² होगी ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, उसके ग्राफ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो हमारे पास अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, GRE अपॉन में 1 + h/RE, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हमारे पास ये प्लैनेट अर्थ है और इस अर्थ से इस वाले पॉइंट पर एक सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके पास में एक काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी 12 mv02। तो v0 की वैल्यू इतनी है। अगर ये इतनी वैल्यू रखता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12, यहाँ पे देखो दिया mgr, है ना, mgre अपॉन में 1 + का h/RE। अच्छा, यहाँ से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको करके मजा आएगा। देखो कैसे क्वेश्चन ऐसे होगा, H इज इक्वल टू 2RE पर, है ना, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी होगी, पहला ऑप्शन mgr, बी ऑप्शन mgre/2, सी ऑप्शन mgre/4 और डी ऑप्शन NOT। तो आप तो फट से लगा देंगे, H इज इक्वल टू 2R दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे 2R, 3 हो जाएगा, mgh/3 को है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा mgh/3, ये आंसर हो जाएगा, mgre/3 आंसर हो जाएगा, गलत अभी भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 यहाँ पे बनेगा, 2 ये, तो कितना हो जाएगा mgre/6 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन बना दिया मैंने। अगर आप उस तरह से लगाते तो आपके धुएं उड़ जाते। अब यहाँ पे एक नोट लगाने वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, है ना, अगर मास ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कभी कभी बच्चे लगा देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दी है, मास पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो 1/r होता है, मतलब यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगर r ले लें तो ये r होता है यहाँ पर r, और इसको मतलब होता है RE + h, या इसका मतलब होता है फ्रॉम 1/, है ना, RE 1 + h/RE, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी इतनी गिवन है ना, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है कितनी, 1/2 mgre अपॉन में 1 + h/RE, ये तो हमारा जनरल फार्मूला आया है ना, ये यूज्ड फार्मूला है। क्या है, यूज्ड फार्मूला, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। बट आपकी बुक्स में जो फार्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लिखा हुआ होगा माइनस का नहीं प्लस का, GMEM/2R, ये लिखा होगा, है ना। और इस फार्मूले के साथ में
काइनेटिक इस फॉर्मूले के साथ में आपको पास में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो लिखा होगा माइनस का GMEM/R, है ना, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। और जो टोटल एनर्जी होगी वो लिखी होगी E इज इक्वल टू माइनस का GMEM/R 2R। अगर हम इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ देखें और एक कांस्टेंट डिसाइड करें, है ना, एक कांस्टेंट डिसाइड करें K, है ना, या C ले लें, है ना, कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट C। तो यहाँ से आएगा हमारे पास U इज इक्वल टू माइनस का C/R, और यहाँ से आएगा हमारे पास कितना, यहाँ से हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू माइनस का C/2R, और K कितना आएगा, K इज इक्वल टू कितना आएगा, C/R आएगा। अब आपसे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन ग्राफ से होगा, पहला क्वेश्चन रेशियो से होगा, है ना। क्वेश्चन होगा रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। पहला ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी कहाँ है आपके पास, ये है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल रेशियो, इन दोनों का रेशियो बताओ कितना हो जाएगा। हमने गलत कर दिया क्या, यहाँ पे 2R है भैया, है ना, कितना हो जाएगा 2:1, बी ऑप्शन 1:2, सी ऑप्शन 1:1, और डी हो जाएगा NOT। तो कितना हो जाएगा, देखो भाई के कितना है, KE/PE इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, तो 1/2 आ जाएगा बी ऑप्शन। और अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, इन दोनों का, काइनेटिक और टोटल एनर्जी का, तो कितना आ जाएगा 1:1, और अगर इन दोनों का निकालें तो कितना आएगा 1:2 या 2:1, ठीक है। ग्राफ भी एग्जाम में आते हैं भाई, एग्जाम में ग्राफ भी आता है इसका, एग्जाम में इसका ग्राफ भी आता है, बहुत बढ़िया लेवल का आता है कि आप देख के मजे आ जाएगी आपको, है ना। क्वेश्चन है ना, करेक्ट पॉसिबल ग्राफ, है ना, पॉसिबल ग्राफ फॉर KE एंड R का मतलब डिस्टेंस के साथ में। तो पहला ग्राफ ये है, ये हमारा KE है और ये हमारा R है। B, ये हमारा KE है और ये हमारा R है, और ये C, ये हमारा KE है, ये हमारा R है, ये ग्राफ हमारा इधर बना दिया मैंने, D NOT लगा दी मैंने, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा है, KE के लिए ये वाला है। और अगर हम लोग, है ना, पोटेंशियल एनर्जी और R के बीच ग्राफ खींच रहे तो ग्राफ यहाँ बनेगा। अगर हम लोग सारे के सारे ग्राफ एक में बनाएं, है ना, तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा, याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का तो ग्राफ ये रहेगा, है ना, ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी, PE और टोटल एनर्जी, है ना, तीनों के ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ होगा वो KE के लिए होगा, ये R है हमारा, और जो ये वाला ग्राफ होगा और ये वाला जो ग्राफ होगा, जो ये वाला ग्राफ होगा वो UE होगा, मतलब PE होगा, और ये वाला ग्राफ जो होगा वो टोटल एनर्जी होगा। याद रखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे याद रखिए कि अगर आपके पास में 400 जूल की टोटल एनर्जी है तो आपके पास में, है ना, टोटल एनर्जी है ना, तो 800 आपकी PE होगी और आपकी 400, है ना, आपकी KE होगी। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपका एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, जियो सैटेलाइट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं वो करा देता हूँ, जिससे आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरा फिनिश, है ना। फिर हम लोग अगले टर्म पे 2 लेक्चर और बचे हैं मैकेनिक्स के, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर आपका पूरा मैकेनिक्स पोर्शन हो जाएगा फिनिश। प्रैक्टिस शीट के लिए आप लोग futuregoals.in पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप चीज़ों को और एक क्वेश्चन और रह गया है आप लोगों का, है ना। क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्मूला फॉर
रिड्यूस्ड मास है ना, रिड्यूस मास। ए है म्यू इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2। बी ऑप्शन है म्यू इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई m1 m2। सी ऑप्शन है m1 m2 इज इक्वल टू म्यू m1 बाई m2। और सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है म्यू m1 बाई m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ये आपका है। एक रिड्यूस मास का फॉर्मूला याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। और है ना, रिड्यूस्ड मास फॉर मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू व्हेन मासेस आर है ना, मासेस आर। ए ऑप्शन m1 इज इक्वल टू m2 हो। बी ऑप्शन m1 नॉट इक्वल टू m2 हो। सी ऑप्शन m1 ग्रेटर दैन m2 हो। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन m1 लेस दैन m2। तो रिड्यूस मास के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला याद रखिएगा है ना। वैसे इसके फॉर्मूला 1 बाई म्यू इज इक्वल टू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। आपसे यहाँ से फॉर्मूला ही पूछ सकता है ना। मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा। जब दोनों के मास इक्वल होंगे तो रिड्यूस मास की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो कितनी होगी, वो होगी म्यू इज इक्वल टू m/2 हो जाएगा। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, अब ये आपका रिड्यूस मास हो गया, आपके उसमें दिया हुआ है रिड्यूस मास, तो ये भी हमने सिलेबस में करा दिया आपका। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी कर लीजिए बस, फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरा का पूरा फिनिश। ठीक है, तो हमारे पास सैटेलाइट कहाँ है भाई, सैटेलाइट है कहीं पे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना। ये जो नोट्स हैं जो मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए है ना, ये वो आपको futuregoals.in पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाकर विजिट करिए। जो टीजीटी की लिस्ट है, प्रैक्टिस शीट की लिस्ट है, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स में अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है जियो सैटेलाइट है ना, हैव टाइम पीरियड, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होता है। पहला ऑप्शन 24H, बी ऑप्शन 86,400 सेकेंड, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन NOT, डी ऑप्शन ओनली ए। तो याद रखिए ये दोनों आंसर करेक्ट है ना। जियो सैटेलाइट rotates toward A, east to west, B, west to east, C, both, D, NOT। ठीक है, क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। जियो सैटेलाइट मैक्सिमम वेलोसिटी इन ऑर्बिट, मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इन देयर ऑर्बिट है ना, देयर ऑर्बिट। ठीक है, ए है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, बी है 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और सी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और डी है NOT। तो याद रखिए इसका आंसर ये है, और इसका है ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट है ना, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट है ना। तो ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में जब आपने इन चीज़ों को सॉल्व किया है तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन के लिए आपको हर चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पे है ना, www.futuregoals
academy.in पर आप विज़िट करिए, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिस सीट मैंने कल अपलोड करवाई हैं और आज भी सीट अपलोड करी जाएंगी। आज ये मैकेनिक्स 1 2 3 4 5 के नोट्स आपके डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ पर जा कर के उन्हें विज़िट कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।